उनके बारे में कुछ बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया जन सुलभ पुस्तकालय द्वारा। मैं जन सुलभ पुस्तकालय के मित्रों अर्पण जी का और अन्य दूसरे लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज रेणु जी को इस तरह से याद करने का प्रयास किया है और उसमें मुझे भी शामिल किया है। रेणु जी जब थे तब मुझे लगता था कि उन्हें अपने महत्व का उतना एहसास नहीं था। यह मैं उन्हें देखकर अनुभव करता था। वह इतने सहज थे, लोगों से मिलने जुलने में इतने, बिल्कुल उनको किसी तरह का कोई अहम, कोई घमंड, मैं बहुत महत्वपूर्ण लेखक हूँ, मेरी रचनाएं देश विदेश की अनेक भाषाओं में पढ़ाई जाती हैं, अनुदित हुई हैं, तो ये सब कुछ भी उनमें नहीं था। उनमें बिल्कुल एक अपने तरह का आभिजात्य था। मैंने 1974 के आखिरी महीनों में पहली दफा देखा। इमरजेंसी 75 में लगी थी और मैं समझता हूँ कि वो जाड़ों के कोई दिन रहे होंगे। पहली बार जब मुलाकात हुई, जिन मित्रों ने मुझे मिलाया वे भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मैंने पहली बार देखा और जो उनके बारे में पहले से मैं जानता था, जो मैंने उनकी किताबें मैंने पढ़ी थी, कम से कम 2 किताबें तो मैंने पढ़ी ली थी मिलने के पहले, वो मैला अंचल और परिधि परिकथा। छिटपुट कहानियां भी मैंने देखी थी। कुछ तो कोर्स में, एक आध तो कोर्स में भी हम लोगों का, जैसे जलवा एक कहानी हम लोगों ने इंटर में शायद पढ़ा, उसे इंटर या मैट्रिकुलेशन में उसे पढ़ा था। और जितने सहज रूप से वह मिले, आज भी मैं उसे याद कर सकता हूँ। मेरी उम्र का आप अनुमान कर सकते हैं, 21 साल की मेरी उम्र थी तब। और वह लब्ध प्रतिष्ठित लेखक, जब मिलवाया गया तो उन्होंने जिस तरह से देखा, उन दिनों पटना में डाक बंगला चौराहे के पास वाली जो डाक बंगला रोड है, उसमें एक कॉफी हाउस हुआ करता था और उस कॉफी हाउस में भी लगातार वह निरंतर बैठते थे। वो नियमित बैठते थे और वहाँ उनका एक कॉर्नर था, जिसे रेणु कॉर्नर लोग कहते थे। वहाँ उन मित्रों के साथ वो बैठते थे। वहाँ और दूसरे लोग नहीं, रेणु जी की मित्र मंडली बैठती थी और वहाँ के बेरे वगैरह भी, कॉफी बोर्ड के दूसरे लोग, वह सतर्क किए होते थे दूसरा कोई गलती से वहां ना बैठे। और वहीं मेरी पहली मुलाकात हुई। मेरा परिचय हमारे मित्र जो दिवंगत हैं सूर्य नारायण चौधरी जी, जो उन दिनों दिनमान के यहाँ से रिपोर्टर थे, समाजवादी कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने मेरा परिचय करवाया। और परिचय का आधार था कि जनता साप्ताहिक जो समाजवादियों का अखबार था, उसमें मेरा एक लेख छपा था और उस लेख की चर्चा जयप्रकाश जी ने एक मीटिंग में की थी। तो वो एक उन लोगों के बीच मुझे सूर्य नारायण चौधरी जी ने भी उसी के द्वारा मुझे जाना और बतलाया रेणु जी से कि इन्हीं का लेख वह था जिसकी चर्चा जेपी ने की थी। तो ये एक बड़ा परिचय हो गया था मेरे लिए। उन्होंने मुझे स्नेह से देखा, वात्सल्य भरी आंखों से उन्होंने मुझे देखा और फिर धीरे से, जो कि उनकी अदा थी, मुझे कॉफी के लिए पूछा। और कॉफी क्या, चाय भी मैं उस वक्त तक नहीं पीता
पीता था, गांव से आया हुआ था और हम लोगों की मान्यता थी कि चाय और कॉफी स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीजें, तो मैं नहीं पीता था। तो कॉफी जब उन्होंने ऑर्डर कर दिया, फिर उसके बाद दूसरे मित्रों से वो बात करने लगे। उसके बाद कॉफी आई और वह मैंने देखा, मैं केवल उन्हें देख रहा था, वह उन्होंने ब्लैक कॉफी ली, उसमें अलग चाय या दूध और चीनी अलग अलग था उसमें मिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं मिलाया। मुझे लगा कि यही कायदा है पीने का, जो उन्होंने किया रेणु जी ने वही मुझे करना है। तो उन्होंने न चीनी ऐड किया था और न दूध ऐड किया था अपने कॉफी में। तो वो पीने लगे, मैं भी वैसे पीने लगा और उसका स्वाद इतना मुझे खराब लगा, लेकिन मुझे फिर भी एक प्रसाद समझ करके मैंने उसे ग्रहण किया। धीरे धीरे चुस्कियाँ लेते हुए मुझे लग रहा था कि आ, आ, कैसे पीते हैं लोग। लेकिन यह मेरा पहला उनसे साक्षात्कार, पहला परिचय, पहला दर्शन ऐसा कुछ था। उसके बाद हम लोग मिलने लगे, और मिलना क्या होता था, वो देखना भर होता था। फिर एक दिन उन्होंने पूछा, मेजर वर्क आपने कुछ किया है? मेजर वर्क का मैं मतलब भी नहीं जानता था कि क्या होता है, मेजर वर्क क्या होता है। लेकिन फिर भी मैंने यह समझा कि कोई बड़े काम के बारे में कह रहे हैं, तो मैंने सर हिला दिया, ना के या में ना के मुद्रा में मैंने सिर हिला दिया, और फिर वो चुप लगा गया। वो कभी गांव जाते थे, कभी इधर उधर जाते रहते थे। लेकिन जब पटना में होते थे तो वो कॉफी हाउस जरूर आते थे, और मैंने जैसा कि कहा उनके इर्द गिर्द एक क्या कहें, आकर्षक वृत्त बना होता था, जिसमें वहाँ के पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर और दूसरे बुद्धिजीवी थे। वो देवेंद्र बाबू थे जो वीसी रहे हुए थे, कई अखबारों के पत्रकार थे, कुछ राजनेता भी होते थे, ये सब उनके इर्द गिर्द होते थे। लेकिन मैंने उन्हें देखा, बराबर सहज भाव से वह सबसे मिलते हैं, नए से नए लोगों से भी वह सहज भाव से मिलते हैं। ऐसे में ही एक दिन मैंने देखा, मैं आ रहा था कुछ सौदा सुलभ करके अपना, अकेले कमरे में मैं रहता था, एक कमरा मैंने लिया हुआ था किराए का। और हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन के पास से मैं जब गुजर रहा था, तो एक रिक्शे से एक आवाज आई, और मनीष जी। तो मैं पीछे मुड़ करके देखा, तो देखा कि रिक्शे पर रेणु जी, और मुझे लगा कि क्या उन्होंने मुझे पुकारा। लेकिन उन्होंने तब तक हाथ दिया, तो मैं उनके पास गया, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, क्या मुझे लगा कि मुझे नाम से जानने लगे हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने कहा उसके बाद कि मैं तो आपके डेरे पर रामझान बाबू के साथ गया था। रामझान बाबू एक प्रोफेसर थे जो उनसे भी काफी जुड़े हुए थे, और मुझसे भी, मेरे वहाँ पटना में अभिभावक थे मेरे, मेरा पता, उनका पता ही मेरा पता हुआ करता था। तो इस तरह से वह उनसे एक घनिष्ठता भी कहें कि एक स्थापित हुई। और फिर बीच में कुछ महीनों के बाद जब मैं भी गांव कभी चला जाता था, और मिलना तो हमेशा नहीं होता था, इसी बीच इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के कुछ दिन बाद जब मैं आया, तो पता चला कि वो बीच में कहीं बाहर चले गए थे रेणु जी, और वह फिर नेपाल वगैरह चले गए थे, वहां से लौटे हैं। और फिर उनसे फिर बातें कभी कभी होती थी। अब यह भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरी जो उम्र थी बहुत अंतरंगता थी, लेकिन कभी कभी उनसे जब बात होती थी या कभी कुछ पूछ लेते थे, तो वो बड़ी बात मुझे एक खुशी का अनुभव होता था कि कभी हाल चाल पूछ लेते हैं। खैर, कई बार उन्होंने इस तरह से मुझसे थोड़ी थोड़ी बात की। फिर जो सबसे ज्यादा उनसे जो मेरा संपर्क हुआ, वह तब कि जब अपने आखिरी समय में, वो मैं समझता हूँ कि जब वो बीमार थे और पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थे, तो राजेंद्र सर्जिकल वार्ड, जनरल वार्ड में उनका एक कोना होता था। जनरल वार्ड में उन्हें विशिष्ट जो वहाँ
वार्ड होता है या विशिष्ट लोगों के लिए जो खास कमरे होते हैं वो देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जनता का आदमी हूँ और जनता के बीच रहना मुझे अच्छा लगता है। और उन्होंने राजेंद्र सर्जिकल वार्ड के सामान्य जनरल वार्ड में उन्होंने एक कोने में अपना बेड लगवाया था। वहाँ हम लोग नियमित जाते थे, वहाँ करीब एक आध महीने तक रह गए थे। उसी उसी दौर में यहाँ चुनाव हो रहा था। वह चुनाव जिसमें इंदिरा गांधी को हारना हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी जिसमें मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। यह भी आप सब लोगों को जानकारी होगी कि वह आपातकाल के माहौल में वह चुनाव हो रहा था। तो जनता में एक अजीब तरह का आकर्षण, एक उद्वेग, उत्तेजना थी और रेणु जी भी उससे जुड़े हुए थे। इस बीच बहुत तरह की चीजें उनसे जानने को मिला। वह कभी गया, एक बार जब मैं गया तो देखा कि वो एक छोटी सी पतली सी पत्रिका पढ़ रहे हैं, वो बंगला पत्रिका थी। बंगला खूब अच्छा जानते थे रेणु जी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बंगला जानते हैं। मैं यहाँ यह बतला दूं कि रेणु जी किसी अपने से कम उम्र के आदमी को भी बहुत कम तुम कहते थे। बहुत दिन से शायद घनिष्ठता होगी, उन्हीं को तुम कहते थे। मुझसे वैसी घनिष्ठता शायद उन्होंने नहीं समझी थी कि मुझे तुम उन्होंने कभी नहीं कहा। तो वो उन्होंने पूछा कि आप बंगला जानते हैं। मैंने जब ना किया तब उन्होंने उस पत्रिका के बारे में बताना शुरू किया। और छोटी कोई पत्रिका थी, उसमें राम किंकर बैज पर एक लेख था। फिर उन्होंने पूछा कि आप राम किंकर बैज के बारे में कुछ जानते हैं। मैं नहीं जानता था। और उसके बारे में विस्तार से मुझे लगता है कि वो जब कथा कहते थे, कोई विवरण देने लगते थे तो उनमें एक प्रवाह आ जाता था और वह सुनाना तो उन्हें आता ही था। वह उसमें और सुनने वाला चाहिए। इतना इतनी गहराई में किन्हीं चीजों को बतलाते थे। राम किंकर बैज के बारे में जब वो बताने लगे तो वह शांति निकेतन में उनका जाना, रविन्द्रनाथ टैगोर से कैसे परिचय हुआ, और कैसे वो एक आदिवासी बांकुड़ा के जंगलों में वह मिले, और वह सारी कथा इतने विस्तार से उन्होंने, मैं मंत्र मुग्ध होकर के मैं सुनता रहा। और वह वहां से लेकर के वह रिजर्व बैंक के दिल्ली में जो उसके गेट पर जो नट नटी की जो प्रतिमा लगी हुई है, वह उसके बनाने में उनकी उन्होंने ही बनाया था। तो सबकी पूरी कथा उस पर कैसे मुकदमा हुआ, और ये सब को कहने में घंटा डेढ़ घंटा समय लगा होगा, लेकिन वह अभी भी मैं याद कर सकता हूँ कि उन्हें सुनाना आता था। किसी चीज को, किसी घटना को इतने आकर्षक ढंग से वो सुनाते थे। कई बार अपने इलाके की कुछ घटनाओं को सुनाते थे, और उसमें अगर कोई बीच में गीत की कड़ी आ गई, जैसे मान लिया आंदोलन, भूदान आंदोलन को सुना रहे हैं और बीच में कोई गीत की कड़ी आ गई, जो वहाँ ऐसा गीत लोग गाते थे, तो वह गीत को गा कर वह सुनाते थे। वह सीधे सीधे नहीं कहते थे कि यह गीत ऐसे टेक्स्ट की तरह पढ़ते नहीं थे, वो गा करके लय में सुनाते थे जैसा कि लोग गाते होंगे। अब यह उनमें एक विशिष्टता थी। वह लगता था कि मुझे बार बार यह लगता था कि रेणु को रेणु जी को जो लिखना था उससे कम ही लिखा उन्होंने। बहुत कुछ चीजें थी उनके पास जो वह अभी लिख सकते थे। मैं हमेशा मानता हूं, और यह रेणु जी ने भी एक बातचीत में कहा था, कि एक लेखक को तभी लिखना चाहिए जबकि लगे उसे कि उसके पास लिखने के लिए कुछ है। और मुझे लगता था कि रेणु के पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। मैं किसी की कोई निंदा, शिकायत, आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि अनेक लेखकों के बारे में मैंने देखा कि बहुत अच्छी भाषा है, वह कह भी सकते हैं बेहतर ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से। उन्हें एक रागात्मक भाषा भी है, रागात्मक ढंग से सुना भी, वह चीजों को लिख भी सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने को। लेकिन उनके पास
कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि वह जीवन से कटे हुए लोग रहे हैं, अपने घरों में कैद रहे हैं। अब जैसे निर्मल वर्मा जी का लेखन, वो उनकी भाषा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनका लेखन में कुछ कुछ छोड़ दें तो बहुत कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए कि वह जब लेख लिखते हैं, अब कला का जोखिम जैसे है उनका, तो वह मैं पढ़ करके बाद कई बार उसे पढ़ा है और मुग्ध होता हूँ। लेकिन कथा और गल्प कहने के लिए उनके पास शायद बहुत कुछ नहीं है। परिंदे के बाद वो बाकी चीजें जो है वह लगता है कि अपनी भाषा और कहने के तकनीक के आधार पर चीजें चलती रही है, कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे लेखक हैं ऐसे, लेकिन रेणु जी कहना भी जानते थे, कहने के लिए उनके पास बहुत कुछ था भी, और उनकी अपनी एक भाषा भी थी। तो इन सब से मिल करके रेणु का निर्माण होता है। मित्रों, मैं जरा पीछे जाना चाहूंगा कि कोई एक लेखक, रेणु जैसा लेखक कैसे बनता है। बार बार जब रेणु जी थे, जीवित थे, और जब उनके साथ में हुआ करता था, तब मैंने उन्हें नहीं समझा था कि रेणु जी इस तरह से इतने महत्वपूर्ण। बाद में जैसे जैसे मैंने देखा और उनके रचनाओं के भीतर में डूबता गया, और उसके नए नए अर्थ जब खुले, तब मुझे लगता है कि फ्रांस में एक लेखक हुए बालजाक, और बालजाक की तरह बालजाक का महत्व यह है वहां कि वह फ्रांसीसी क्रांति के तुरंत बाद या उसी के इर्द गिर्द उन्होंने अपना सब कुछ लिखा है। और कार्ल मार्क्स ने बालजाक के महत्व को रेखांकित किया है। भारत में यदि कोई कार्ल मार्क्स जैसा विचारक होता अभी, तो वह रेणु के महत्व को रेखांकित करता। वह क्या है महत्व रेणु का, इसको समझने की कोशिश मैंने की है, मैंने अपने स्तर पर की है, और इसमें आप लोगों को भागीदार बनाना चाहूंगा। मित्रों, मैं एक चीज सबसे पहले बताना चाहूंगा कि रेणु का निर्माण कैसे हुआ। वह लेखक बनने के पहले एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। लेखन दूसरे नंबर पर उनके लिए था महत्वपूर्ण। और व्यक्ति रेणु का जब हम अध्ययन करेंगे, तो आप देखते जाइए, उनके परिवार को देखिए। उनके पिता शिलानाथ मंडल समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके घर में, जैसा कि उन्होंने खुद लिखा है रेणु जी ने, पत्रिकाएं आती रहती थी, चांद का फांसी अंक वगैरह उनके यहाँ था। और उसके लिए वो भारत में अंग्रेजी राज, जो पंडित सुंदरलाल की किताब थी, ये सब किताबें ऐसी कुछ पत्रिकाएं जो स्वाधीनता आंदोलन से जिनका बहुत गहरे सरोकार था, उनके यहाँ आती थी। और इन पत्रिकाओं पर पुलिस का पहरा होता था। एक बार तो रेणु ने लिखा है अपने संस्मरणों में कि किस तरह से उसे बचाने में उन्होंने चालाकी की, जब वह मिडिल स्कूल के ही विद्यार्थी थे। तो आजादी के आंदोलन से एक संबंध उनका 30 के दशक से ही था। 9-10 की उम्र से ही वह उन घटनाओं से रूबरू हुए थे, इसलिए कि उनके पिताजी स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके यहाँ कुछ इस तरह की पत्रिकाएं आती थी, किताबें आती थी, जिससे राष्ट्रीय सरोकारों से वह सुपरिचित थे। बाद में फारबिसगंज के ली स्कूल में उनका दाखिला हुआ, और वहां से निकल करके वह BHU आए। BHU उस समय आज की तरह नहीं था, बहुत वहाँ एक बौद्धिकों का गढ़ हुआ करता था, और रेणु का उससे जुड़ाव हुआ। वह 1940 तक वहां रहे। लेकिन आप देखिएगा कि इसी बीच 1930 के दशक में ही उनके बिहार में समाजवादी आंदोलन उभर कर आ गया था।
राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसमें समाजवादी तेवर का आरंभ बिहार से हुआ। 1934 में पटना में जब प्रकाश नारायण और नरेंद्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सीएसपी का जन्म हुआ, उसकी स्थापना हुई अंजुमन इस्लामिया हॉल में। और आप देखेंगे कि 1930 का पूरा दशक किसानों, मजदूरों और समाजवादी विचारों का आंदोलन था। 1936 में जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने 3 समाजवादियों को, सीएसपी से जुड़े हुए 3 लोगों को सीडब्ल्यूसी का मेंबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया। सुभाष बाबू ने जब गांधी को टक्कर दी तो वह टक्कर कोई व्यक्ति के आधार पर नहीं, विचारों के आधार पर, और उसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई और गांधी जी की हार हुई। गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया हार गए, बुरी तरह हार गए। 1500 कुछ वोटों के मुकाबले उन्हें 1300 वोट ही मिल पाए थे गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को। और उसके बाद के मैं राजनीतिक विवरणों में नहीं जाना चाहूंगा, मैं केवल यह कहूंगा कि उनका बिहार, जहां से रेणु थे, समाजवादी विचारों का एक अखाड़ा बन गया था, प्रयोगशाला बन गया था। और जयप्रकाश नारायण जी बाद में क्या हुए वह अलग बात है, बाद में उस पर विचार करूंगा, लेकिन उस समय अपने ओजस्वी रूप में थे। रेणु ने एक संस्मरण में लिखा है कि किस तरह से 1938 में जब जयप्रकाश जी समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का आयोजन उत्तर बिहार में कर रहे थे तो वह बीएचयू में थे, बनारस में थे, लेकिन राम वृक्ष बेनीपुरी के जनता में छपे विवरणों से, रपट से वह एक एक घटना से परिचित हो रहे थे। आप समझ सकते हैं कि एक नौजवान लेखक जो वहां पढ़ने गया है वह राजनीतिक घटनाओं का पर इतनी गहरी नजर रखे हुए। 1940 में रेणु लौटते हैं और लौटने के साथ ही वो पढ़ाई उन्होंने पूरी नहीं की, पढ़ाई से उनका विमोह हो गया और वो गांव लौटते हैं और वो किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। उस किसान आंदोलन से जो बिहार में अपने उच्च रूप में था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था उसका अध्ययन होना अभी भी बाकी है, बहुत सारा अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन वह स्वामी सहजानंद सरस्वती के आंदोलन, त्रिवेणी संघ जो पिछड़े किसानों का आंदोलन था, इन सबसे वो गहरे जुड़े हुए थे, सब पर उनकी नजर थी। और 42 के आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी होती है, जेल गए हैं, जेल से छूटते हैं। आप 1948 में देखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो जाती है। जो सोशलिस्ट लोग थे वो सब कांग्रेस में ही थे, सीएसपी के एक एक मंच पर बना करके, जो वह सीएसपी कांग्रेस के भीतर का एक मंच था, ग्रुप कह सकते हैं। लेकिन 1948 में सोशलिस्ट लोग अलग हो जाते हैं और वह इनका संबंध, रेणु जी का संबंध कुछ फॉरवर्ड ब्लॉकिस्ट लोगों से और फिर समाजवादी आंदोलन से था। 1950 में यह नेपाल की क्रांति से भी जुड़ते हैं और उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल यह कहूँगा कि यह सब सरोकार, राजनीतिक सरोकार नेपाली क्रांति कथा उनकी एक लगभग छोटी सी पतली किताब ही है और उसका विवरण पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका मोह भंग हुआ था।
51 में जब उनका 4 मार्च को जब जन्मदिन था, उसी दिन उनके घर में कुछ आफत आई, उनके भाई का निधन हुआ और समाजवादी या नेपाली क्रांति का पतन भी हुआ। और इन सब चीजों से वह इतने गहरे दुखित है, वह बहुत वोकल नहीं थे, अंतर्मुखी ज्यादा थे अपने चरित्र में रेणु जी। तो वो इन चीजों को अपने भीतर भीतर अपने व्यक्तित्व के निर्माण में इन चीजों का उन्होंने उपयोग किया। भीतर भीतर एक नया रेणु विकसित हो रहा था। 1952 में भारत में पहला चुनाव हुआ। उस चुनाव में सब लोग जानते हैं कि समाजवादियों की जो आकांक्षा थी, उम्मीद थी, वह पिट गई बुरी तरह। उन्हें सफलता नहीं मिली, अपेक्षित सफलता क्या, बुरी तरह पराजित हुए लोग। और फिर इसी समय रेणु जी का राजनीति से पूरी तरह से मोह भंग हो जाता है। 1952 के आखिर में ही कृपलानी की पार्टी केएमपीपी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो जाता है और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा उनकी जो केएमपीपी में जो प्रजा था सब और यहाँ जो सोशलिस्ट पार्टी थी, दोनों मिलाकर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन गया। लेकिन एक बड़ी बात यह हो गई कि कृपलानी का गांधीवाद समाजवादियों पर हावी हो गया और उन्होंने कहा कि वर्ग चरित्र, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अब आप लोगों को त्याग देना होगा। और बहुत रुआंसे होकर के आचार्य नरेंद्र देव ने तब कहा था कि तब समाजवादियों के पास बच ही क्या जाता है, हम तो अपना बधियाकरण कर रहे हैं। और इन सबको वह आचार्य नरेंद्र देव तो नहीं थे रेणु, और यह न लोहिया थे न जयप्रकाश नारायण थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण इनके नेता थे, इनके गुरु थे। और वह देखा कि किस तरह से सब लोगों का धीरे धीरे पतन हो रहा। वह पतन कुछ रेणु में भी आया। अब वह आया कि ये लोग द्वंदात्मक भौतिकवादी से ये लोग आध्यात्मिक चरित्र के धीरे धीरे होने लगे। वह बिल्कुल एक नास्तिक जयप्रकाश नारायण, जिनका पूरी तरह मार्क्सवादी थे और जिनका मार्क्सवादी तेवर इतना था कि जब 1936 में वाइस सोशलिज्म उनकी किताब पढ़िए तो लगता है कि उनसे बड़ा समाजवादी कोई इस देश में नहीं है। वाकई नहीं था। गांधी जी कहते थे कि भारत में जयप्रकाश नारायण से अधिक समाजवाद को जानने वाला कोई नहीं है। नेहरू वगैरह सब उनकी इज्जत इसी के लिए करते थे। लेकिन 1952 के बाद वह विचलित होते हैं और वह द्वंदात्मक भौतिकवाद से सीधे आध्यात्मिक होने लगते हैं और अब देवी देवताओं और इस वंदना वगैरह पर उनका विश्वास बढ़ता जाता है और अंततः होता है कि 1.5 साल के बाद वो राजनीति से संन्यास लेकर के भूदान आंदोलन में लग जाते हैं। आप यह समझ सकते हैं कि यह सब मैं जब कह रहा हूं तो इन सब घटनाओं का रेणु के व्यक्तित्व पर और उनकी रचनाओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आप यह देखिए कि मैला अंचल और परथी परिकथा दोनों का जब अध्ययन करेंगे तो दोनों में दो तरह के रेणु। मैला अंचल का जो रेणु है वह आजादी के एक अपना इतिहास लिख रहा है। मेरी वहां जो गांव वर्णित गांव है मैला अंचल में, वह है मेरीगंज। मेरीगंज का आप अगर देखेंगे वहां 12 वर्ण के लोग हैं, लेकिन उसका नायक कौन होता है? प्रशांत। क्या है प्रशांत? आप देखिएगा हिंदी में 1943 में जब शेखर एक जीवनी आया था, मैं पूरी तरह थोड़ा हो सकता है कि साल का एक आध साल का इधर उधर हो, मेरे स्मरण में 1943 है वह साल। और वह शेखर जीवनी का नायक शेखर नास्तिक है। पहली बार हिंदी उपन्यासों में, हिंदी साहित्य में एक नास्तिक नायक आता है और वह आजादी के लिए जो संघर्ष चल रहा है वह तो चल ही रहा है,
वह अपने भीतर अपने संस्कारों से एक अंतर्युद्ध कर रहा है, अपना लगातार उसे संघर्ष कर रहा है, अपने ब्राह्मणत्व से वह संघर्ष कर रहा है। और इस रूप में वह शेखर जीवनी एक महत्वपूर्ण कृति होती है। आप देखेंगे मैला अंचल में उसका नायक प्रशांत पहली बार एक निर्जात डिकास्ट नायक आता है, उसकी कोई जाति नहीं है। कहते हैं रेणु की वह ज्ञात कुलशील, उसके जन्म का कुछ पता नहीं। अब जिसके जन्म का कुछ पता नहीं, अज्ञात कुलशील एक नौजवान नायक जो डॉक्टर है, वह उस गांव में आता है जहां 12 वर्ण के लोग रहते हैं और हर बात में जाति को देखते हैं। और है भी वहां के लोग आते ही पूछते हैं कि आप जाति, जाति बहुत सी बड़ी चीज है वहां के लिए। लेकिन वह आप देख सकते हैं कि रेणु की विशेषता क्या है। वह कोई जातिवादी आदमी, जाति से जुड़ा हुआ आदमी उसका नायक नहीं बनता है मैलांचल का। मैलांचल का नायक बनता है प्रशांत, जो निर्जात है, जो अज्ञात कुलशील है। और वह थोड़े से जुटकी जी वगैरह के अपवादों को छोड़ दें तो लगभग पूरा गांव उनके साथ है। लक्ष्मी दासिन उसे बिल्कुल वात्सल्य भाव से देखती है। आप कह सकते हैं कि लक्ष्मी दासिन का मातृत्व हासिल होता है प्रशांत को, और गांव के तहसीलदार की बेटी कमली का प्यार भी उसे मिलता है। सब कुछ उसे मिला है, पूरे गांव का प्यार मिला है। संथाल जो लोग हैं, आदिवासी हैं, वो लोग उसे प्यार करते हैं। सब लोग समझते हैं कि यह डॉक्टर हमारा आदमी है, अपना आदमी है। क्यों? यहां रेणु है। रेणु बहुत सूक्ष्मता से बताते हैं कि आजादी का आंदोलन क्या था। कौन थे आजादी के आंदोलन में? आजादी के आंदोलन में 3 नायक हैं वहां। बामन दास, वो भी अज्ञात कुलशीली। बालदेव दूसरे गांव का आया हुआ, अपनी मौसी के यहाँ रहा, वह भी यादव है, लेकिन बूढ़ा पड़ा कहाँ से आया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और चुन्नी गोसाई, ये सब पिछड़े तबकों के और जो हाशिए के लोग थे, वह उन लोगों ने आजादी का आंदोलन चलाया था। गांधी युग की विशेषता यह थी कि उन्होंने चवनिया सदस्य बनाया, और मेहनत करके कोई भी अगर 4 आने का सूत भी देता है तो वह उसको उस पर उसके आधार पर उसे मेमोरी मिल सकेगी। इसके द्वारा गांधी ने मेहनत को प्रतिष्ठित किया था, शारीरिक श्रम को प्रतिष्ठित किया था। और भारतीय लोक जीवन में जो हिंदू सामाजिक दर्शन है मनुस्मृति का, उसमें शारीरिक काम करने वालों को यह माना जाता था। तो गांधी के आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि गांधी ने पूरे कांग्रेस के आंदोलन को, अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से उसको निर्जातिकरण किया। सबको कहा कि चरखा काटना होगा। यह जुलाहों का काम, जो निम्न कोटि के लोग माने जाते थे जुलाहे, उनका काम पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक तरह से लीवर बना दिया, जुलाहा बना दिया। यह गांधी की विशेषता थी। और यह वह कहीं से किसी इतिहासकार ने इसे रेखांकित नहीं किया है इस रूप में। आने वाले इतिहास में शायद यह सब किया जाएगा। लेकिन रेणु इसी बात को बहुत सूक्ष्मता से, कहें कि चालाकी से वह रख जाते हैं मैलांचल में, जिसे हिंदी आलोचकों ने आज तक देखने का प्रयास नहीं किया, उनकी समझ में ही नहीं आया। मैलांचल तो उनके लिए आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, मैलांचल को आंचलिक कहा, रेणु ने भी आंचलिक कहा है। रेणु इन चीजों पर बहुत सोचते भी नहीं थे, और आंचलिक कह करके लोगों ने कह दिया कि इसमें तो बस केवल अंचल की कुछ अंचल के ध्वन, कुछ रागात्मकता, कुछ शब्द, यही सब कुछ है। और आंचलिक कह करके एक तरह से उसे नकार दिया गया, नकारने की कोशिश की गई हिंदी की मुख्य आलोचना। वह आंचलिक उपन्यास उसका शिल्प हो सकता है, आंचलिकता,
लेकिन रेणु का उपन्यास वैचारिक रूप से इतना पुष्ट, उनका लेखन इतना वैचारिक रूप से पुष्ट है कि आप देखते रह जाएंगे। इनका अध्ययन अभी भी होना शेष है। लेकिन मैं मैला अंचल की बात कर रहा था। मैला अंचल में जो रेणु हैं वह परती परिकथा में क्यों नहीं है? मैला अंचल में लक्ष्मी दासीन है, ऐसी औरत सताई हुई। कबीर मठ में उसका क्या स्थान है सब लोग जानते हैं। वह देवदासी की कोटि की है। दुनिया भर के सताई हुई औरतों का वह प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन वह संत मना है। उसका चरित्र देखिए, उसके चरित्र पर कभी काम नहीं हुआ है, उसकी व्याख्या नहीं हुई है। इतनी विशिष्ट है, इतनी खास है कि वह गांधी जी के पत्रों को जब बालदेव जी जला रहे होते हैं तो उसे बचाने में खुद जल जाती है। बावजूद इसके बालदेव जी पर कोई रोष नहीं है उसका। सुबह पहर ही उठकर उन्हें साहेबबंदगी करती है। वह वहां जब उसे हटाया जाता है तो उसके लिए वह संघर्ष करती है। हटाए जाने की कोशिश जब की जाती है तो संघर्ष करती है, और वह कालीचरण से सहयोग भी लेती है। और जब नागा साधुओं को खदेड़ने का प्रसंग आता है कालीचरण द्वारा, तो उसके पीछे लक्ष्मी दासिन थी। लक्ष्मी दासिन की अभी तक हम लोगों ने कोई व्याख्या नहीं की। आप वहां कालीचरण, आप राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे पीसा जा रहा है, अपमानित हो रहा है, इसको आप देखिए। और मैं यही कहूं प्रसंगवश कि रेणु वह थे कि जो भारतीय जीवन में जब लोकतंत्र आया था, और लोकतंत्र में वह समझ रहे थे कि जब राजनीतिक दल आएंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता आएंगे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बारे में और किसी लेखक ने इतने विस्तार से लिखा है क्या? आप बड़े तमाम लेखकों पर देख लीजिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मर्म को इतने गहराई से किसी ने नहीं देखा जितना रेणु ने देखा। आत्मसाक्षियों की कहानी देख लीजिए। गणपत एक राजनीतिक कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी का। पार्टी टूटती है और वह भी टूटता है। जब भी कोई पार्टी टूटती है, उसके नेता कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो सोचते हैं कि कार्यकर्ताओं पर क्या होगा। लोथार लुत्से जो जर्मन विद्वान थे हिंदी के, उन्होंने उसका जर्मन में अनुवाद किया और उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है रेणु जी से पटना आकर, और उन्होंने बतलाया है कि वह जो आजादी की मुश्किलें जो है, जिसे रेखांकित किया है उस कहानी में, उस कहानी को विशिष्ट बनाती है। उस कहानी को अज्ञे जी भी बहुत पसंद करते थे। कभी हम लोगों ने आत्मसाक्षी की उस तरह से व्याख्या नहीं की। राजनीतिक कार्यकर्ता किस रूप में रह रहा है उस पर हमारे लेखकों ने तो बैठे बैठे अपने लेखन में क्रांति की है। अपने तरह की राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन को उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की जिस तरह से रेणु ने की। और वह मैं कालीचरण या गणपत की जब कहानी कह रहा हूं तो ये रेणु यह है। लेकिन एक दूसरा रेणु जो मैं परती परिकथा में कह रहा था, जो जितेंद्र नाथ मिश्र के रूप में है और लुत्तो के रूप में है, मैं बार बार, आज ही मैंने एक लेख भी लिखा है, वो आया है समालोचन पर। वह उस तरह से महत्वपूर्ण उपन्यास क्यों नहीं हो सका परती परिकथा? वह खुद मैं कह रहा हूं, वह 55 से 57 के बीच लिखा गया है। 57 में, 1957 में वह प्रकाशित हुआ था परती परिकथा, और उस पर भी या तो उसकी खूब प्रशंसा हुई या फिर उसे नकार दिया गया। लेकिन उसके बहाने एक रेणु से भी साक्षात्कार होता है, उसके भीतर एक रेणु बैठे हुए। जितेंद्र नाथ मिश्र में रेणु का के दो नायक, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, दोनों को आप देख सकते हैं। जितेंद्र नाथ मिश्र भी प्रशांत की तरह का एक जीव है।
वह अज्ञात कुलशील तो नहीं है, लेकिन वह कौशलेंद्र मिश्र जो पत्नीदार हैं, जमींदार हैं, और रोजी वड का बेटा जो अंग्रेज कुल की। और इस रूप से उसकी क्या स्थिति बनती है। कौशलेंद्र मिश्र का श्राद्ध होता है तो गांव के जो परानपुर गांव है प्रति परिकथा में, वहां के मैथिल ब्राह्मण नहीं खाते हैं, लेकिन वह उसका पाखंड देखिए कि वह पैसा ले लेते हैं अलग भोज करने का। तो रेणु ने अपने समय के सारे पाखंडों को तो पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उस राजनीतिक पाखंड को नहीं पकड़ सके जो महिला अंचल में जिस तरह से उन्होंने पकड़ा है, प्रतीक परिकथा में उस तरह से नहीं पकड़ सके। अब एक जमींदार क्या सचमुच कोई गांव में जाकर के लोग चेतना जगा सकता है, जैसे जितेंद्र नाथ मिश्र या जितन जिसे कहते हैं वह कर रहा है? यह संभव है? पता नहीं रेणु यहाँ कैसे फिसल गए थे। लेकिन अब यह हम देखते हैं कि रेणु में किस तरह से कई तरह के रेणु। वह रेणु पलटू बाबू रोड भी लिखते हैं, कितने चौराहे भी लिखते हैं, लेकिन वह फिर आकर के जुलूस में भी एक अपने को रखते हैं। उनका अपनी कुछ कहानियों में उन्होंने जिस तरह से रखा है, कुल जमा 63 कहानियां हैं रेणु के पास, लेकिन कोई 10 कहानियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जिसमें आप एक नया जीवन देख सकते हैं, नया भारत देख सकते हैं। और रसप्रिया, ठेस, लाल पान की बेगम, नित्य लीला, इन कहानियों को आप कैसे देखेंगे? रेणु की अपनी एक अंतर्दृष्टि थी, और उस अंतर्दृष्टि से वह एक विशिष्ट ढंग से चीजों को देखते थे, लेखन को देखते थे, और इसलिए हिंदी साहित्य में वह एक अलग स्थान बनाते हैं, विशिष्ट स्थान बनाते हैं। रेणु को समझना संभव नहीं हुआ है। हम 100वीं सालगिरह मना चुके पिछले मार्च में 100 साल उनके जन्म के हो गए, और 44 साल उनके मृत्यु के भी हो गए, लेकिन आज भी हमें रेणु को समझना है। रेणु को समझना इतना आसान न पहले था न आज होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब कोशिशें कई तरफ से की जा रही हैं। और इस बार जब मैंने देखा कि पूरे देश में कई संस्थाओं, कई पत्रिकाओं द्वारा रेणु का जन्मशती आयोजन करने की जो होड़ लगी, तब उनकी लोकप्रियता का एहसास हुआ कि रेणु कितने गहरे स्तर पर लोकप्रिय हैं। मैं समझता हूं कि प्रेमचंद के बाद इतना सम्मान, इतना प्यार जनता का शायद ही किसी लेखक को हिंदी में मिला है, वह रेणु जी को मिला। मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रेमचंद से मैं आगे की बात कहता हूं, और कई लोगों ने कहा है, मैं भी उन लोगों में हूं कि जो प्रेमचंद से वो आगे की चीज। नामवर जी एक बार इस पर उन्होंने रंज की व्याख्या की थी, और यह भी मुझ पर कुछ युवा मित्रों ने आरोप लगाया था कि शायद रेणु जी को बिहार का होने के कारण या उनसे संपर्क में होने के कारण रेणु जी को आगे करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। शायद प्रेमचंद भी होते तो यही कहते। प्रेमचंद अगर नहीं होते तो क्या रेणु हो सकते थे? और क्या यह हिंदी साहित्य का जो एक वर्णवादी मिजाज है कि एक दूरी पर नाचते रहो, आगे मत बढ़ो, वह क्या यह संभव है कि आप प्रेमचंद के जहां प्रेमचंद थे वहीं हम कुंडली मार करके बैठे हैं, प्रदक्षिणा करते रहे? हम प्रेमचंद ने जो किया, प्रेमचंद ने जो सोचा, प्रेमचंद जो चाहते थे, उन चीजों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो आगे बढ़ जाता है उन चीजों को लेकर कर, तो प्रेमचंद नहीं होते तो निश्चित रूप से रेणु भी नहीं होती। इसलिए प्रेमचंद और उनमें मैं कोई वैर दिखाना नहीं चाहता। प्रेमचंद
हुए तभी रेणु हुए। रेणु प्रेमचंद के विकास हैं, और विकास है इसलिए उनसे आगे भी हैं। यही बात तो मैं कहता हूँ, इसमें कोई एक दूसरे में संघर्ष करने की तो कोई बात नहीं। प्रेमचंद को उतना ही मैं पसंद करता हूँ, खुद रेणु पसंद करते थे। और रेणु तो इतने विनयशील थे कि उन पर इतने तरह के आरोप लगे। सतीनाथ भादुड़ी का उन्होंने अनुसरण किया है, कितनी तरह की परेशानियां उनको झेलनी पड़ी, उनकी जाति पर कितने तरह के सवाल उठाए गए। वह पटना में कभी बहुत प्रतिष्ठित रहे, बाद के समय में जरूर हुए, लेकिन वह उन्होंने इतना संघर्ष झेला है। वह अपने इलाके में भी उन्होंने जो संघर्ष झेला है, उन सब चीजों पर अभी विचार करने के लिए बहुत समय चाहिए, और बहुत अवसर ऐसे जब मिलेंगे तो इस पर बात होगी। आज मैं यही कहूंगा कि रेणु हमसे पुनर्विचार की मांग करते हैं। वह हमारे कानों में गुदगुदाते हैं कि देखो, मैं तो अंतर्मुखे चरित्र का था, मैं बोलना नहीं, वोकल नहीं था। मैंने देखा है रेणु जी गोष्ठियों और सभाओं में बोलते नहीं थे, और खराब बोलते थे। एक बार देखा कि एक सभा में गोष्ठी थी, जो साहित्यिक गोष्ठियां होती हैं, 50-60 लोग जो रहते हैं, और उन्हें बोलने की बारी आई, तब तक रेणु जी चुपके से निकल चुके थे। बोलने से बचना चाहते थे और संकोच भी करते थे, और वह डबल टॉक तो बहुत अच्छा करते थे, लेकिन भाषण नहीं दे पाते। वो अंतर्मुखी चरित्र के थे, इंट्रोवर्ट थे। और एक लेखक को इंट्रोवर्ट ही होना चाहिए। जो बाहरमुखी होता है, एक्ट्रोवर्ट होता है, वह फिर बोलने में लग जाता है जैसे नामर्जी लग गए, रह गए। इतना उन्होंने यह किया कि उस मात्रा में वह लिख नहीं सके। यही होता है। रेणु बोलते कम थे, अंतर्मुखी चरित्र के थे, इसलिए उन्होंने लिखा अधिक, और विविध विषयों पर लिखा। बावजूद इसके उनके पास इतनी सामग्रियां थी, इतना कुछ कहने के लिए था कि, और वह कुछ जीते तो वह कह सकते थे 56 साल या 57 साल, 56 साल की उम्र कोई उम्र होती है क्या? लेकिन यही उम्र उन्हें मिली थी, इसी में उन्होंने जो करना था किया। फिर भी इतने खास हैं, इतने विशिष्ट हैं। और मैं अपने मित्रों से, श्रोता मित्रों से कहूंगा कि रेणु जी पर पारंपरिक रूप से जो लोग सोचते आए थे, उसे अलग हट करके विचार कीजिए। वो आप देखेंगे उनके नए अर्थ खुलेंगे, उनके साहित्य के नए अर्थ खुलेंगे। वह इतने महत्वपूर्ण है कि आज के हमारे बहुत सारी चीजों के अर्थ, जीवन के, राजनीति के, समाज के अर्थ निकल सकते हैं वहां से। वह बहुत सहज ढंग से बहुत विशिष्ट चीजें कह जाते थे। महिला अंचल बार बार नहीं लिखा जाता, वह कभी कभी ही लिखा जाता। और आप देखेंगे कि गोदान और महिला अंचल में एक भेद तो है ही, कि वह लगता है कि बिल्कुल उसमें एक धड़कन है। महिला अंचल में आप देख सकते हैं कि महिला अंचल जब लिखा जा रहा था 1936 में, तो किसान आंदोलन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन चल रहा था। क्या बात हुई कि इन सब के दृश्य गोदान में नहीं आए, लेकिन एक एक चीज को महिला अंचल में समाहित करने की कोशिश रेणु ने की है। अपने समय की पूरी धड़कन को उन्होंने समाहित करने की कोशिश की है। तो वह जब प्रेमचंद से जो छूट गया, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। प्रेमचंद एक बड़े विचारक थे, रेणु उस तरह से विचार प्रदर्शित नहीं करते हैं। कोई वैचारिक लेख इन्होंने नहीं लिखा, कोई राजनीतिक टिप्पणियां बहुत ज्यादा नहीं लिखी, कुछ रपट को छोड़ दें तो, लेकिन समझते सब कुछ थे। और लिखने में
वह अपने को जब व्यक्त करते हैं तब पता चलता है कि रेणु वह सब कुछ समझते थे जो प्रेमचंद समझते थे, और इसलिए वह प्रेमचंद से आगे की चीज हो जाते हैं, उनका विकास है, इसी के रूप में हम उन्हें रेखांकित करते हैं। मित्रों, आज अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा, इसलिए कि आज उनकी पुण्यतिथि पर मन ऐसे भी भावुक होता है। वह आज वह दिन है जब वह गुजरे थे। मुझे वह समय भी याद आ रहा है जब इसी आज 11 अप्रैल को मैं सोया हुआ था सुबह, और खुले में सोया हुआ था अपने छत पर जहां मैं रहता था पटने में, गांधी मैदान के पास। प्रोफेसर रामझावन बाबू हुआ करते थे, जो जिनकी चर्चा मैंने पहले की है। वह आए और सोए हुए से जगा करके कहा कि रेणु जी नहीं रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन में वह उनकी बॉडी पड़ी हुई है, जल्दी आओ। मैं जब वहां गया तो वहां से लाश उठ चुकी थी। आगे एक हमारे साथ एक और मित्र थे, तरुण चौहान। हम लोग जब आगे बढ़े, एक रिक्शा ले लिया और आगे बढ़े, तो गांधी मैदान के पास आते आते सब यात्रा मिल गई। कुल 7 आदमी। हम लोग जब जुड़े तो 9 हुए। वह एक महान कथाकार की आखिरी यात्रा थी। बांस घाट पर जरूर कुछ लोग आ गए थे अधिक संख्या में, लेकिन जो सब यात्रा जिसे कहते हैं उसमें ये 9 लोगों की सब यात्रा थी। और आज याद करता हूँ और रेणु पर इतनी चर्चाएं हो रही हैं तो मन भावुक हो जाता है। और हम यही इसी क्षण आप लोगों को मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी इस पर विचारें, हम लोग अपने लेखों के साथ क्या करते हैं। मित्रों, मैं एक बार फिर रेणु जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।